जनरली मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर में यह देखा जाता है कि क्वेश्चन उस चैप्टर के इजीली सॉल्व हो जाए, इसके लिए कोई इजी वे बता दिया जाता है, कोई शॉर्टकट ट्रिक बता दिया जाता है। तो इस चैप्टर में वो इजी वे क्या है जिससे हमसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए? वह इजी वे है, इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आप रीड करें, जिस भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन रीड करने के बाद उसके नोटेशंस को इजीली डिफाइन कर लें। जितने जल्दी और इजीली आप इस क्वेश्चन, इस चैप्टर में यूज किए गए क्वेश्चंस के नोटेशंस डिफाइन कर लेंगे, उतने जल्दी और इजीली सॉल्व हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। आप ये नोटेशंस डिफाइन कैसे करें कि कौन क्या है? देखिए, किसी भी दो पार्टी के बीच में जो इनिशियल फिगर ट्रांजैक्शन में यूज किया जाएगा, हम उसे प्रिंसिपल वैल्यू मान लेंगे। किसी भी दो पार्टी के बीच में जो इनिशियल फिगर ट्रांजैक्शन में यूज किया जाएगा उसे प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल से एक्सेस ₹1 भी अगर अधिक मिलता है तो उसे इंटरेस्ट कहा जाएगा। इंटरेस्ट ऐड करने के बाद प्रिंसिपल में वह बनता है अमाउंट, और जो टाइम पीरियड जितने इयर्स के लिए ट्रांजैक्शन किया जाएगा उसे हम टाइम पीरियड मान लेंगे। तो हम इस चैप्टर के जितने क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस के स्टेटमेंट को पढ़ें और उससे इन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंगली नोटेशंस को डिफाइन कर लें और फॉर्मूला लगाकर क्वेश्चन सॉल्व कर लें। जैसे एक मैं एग्जांपल दूं, मैंने किसी बैंक से 1 लाख रुपीस का लोन ले लिया 5 इयर्स के लिए। बैंक को मैंने 5 साल बाद रिटर्न किया 1,20,000 रुपीस। मेरे और बैंक के बीच में कौन क्या है? 1 लाख रुपीस क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू। क्यों? क्योंकि इनिशियल फिगर 1 लाख रुपीस है। मैंने बैंक को रिटर्न किया 1,20,000 रुपीस। तो अब मेरे 1 लाख रुपीस से एक्सेस वैल्यू क्या है? 20,000 इंटरेस्ट है। 1,20,000 क्या है? अमाउंट है। कितने इयर्स के लिए ट्रांजैक्शन यूज किया गया? 5 इयर्स के लिए, तो टाइम पीरियड 5 इयर्स। जितने जल्दी और इजीली ये हम डिफाइन कर लेंगे, सारे क्वेश्चंस उतने जल्दी और इजीली सॉल्व हो जाएंगे। एक दूसरा एग्जांपल, किसी ने मुझे 1,000 रुपीज रखने के लिए दिया 2 साल के लिए। 2 साल बाद मैंने उसे रिटर्न कर दिया 1,500। मेरे और उसके बीच में कौन क्या है? 1,000 क्या है? इनिशियल फिगर, दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू। मैंने रिटर्न कितना किया है? 1,500। तो 1,000 से एक्सेस मैंने कितना दिया? 500। तो 500 इंटरेस्ट है। ये हम बाद में देखेंगे वो इंटरेस्ट सिंपल है या कंपाउंड, ये बाद में देखेंगे। 1,500 क्या है? अमाउंट है। टाइम पीरियड कितना है? 2 इयर्स है, क्योंकि 2 साल के लिए ट्रांजैक्शन यूज किया था। मैं बार बार एक स्टेटमेंट कर रहा हूं, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को रीड करें और उसमें से इन नोटेशंस को डिफाइन कर लें। जितने जल्दी और इजीली डिफाइन कर लेंगे, उतने जल्दी और इजीली आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हम केवल इतने ही अल्फाबेट्स यूज करने वाले हैं। कौन कौन से? प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, अमाउंट, टाइम पीरियड, रेट, जो दिया जाएगा क्वेश्चन में, हम केवल यही लगाने वाले हैं। प्रिंसिपल को एक और नाम से जानते हैं, प्रिंसिपल के लिए कहा जाता है सम ऑफ मनी। कहीं भी अगर कहा जाए सम ऑफ मनी या सम इन्वेस्टेड, सम बारोड या इनिशियल वैल्यू, ये सभी वर्ड्स प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हैं। अमाउंट क्या होता है? इंटरेस्ट। तो ये पता चली गया कि प्रिंसिपल से एक्सेस जो भी मिलेगा उसे इंटरेस्ट कर दिया जाएगा। अमाउंट क्या होता है? वैल्यू आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम। जैसे 1,000 रुपीज किसी ने मुझे रखने के लिए दिया, 2 साल बाद मैंने उसे रिटर्न किया 1,500। तो 2 साल बाद की जो वैल्यू होगी वही अमाउंट होगी, और क्योंकि 1,500 वह है इसलिए 1,500 अमाउंट है। इसके पीछे एग्जांपल को अगर देखें, 1 लाख रुपीज मैंने बैंक से लोन लिया 5 साल के लिए। बैंक को मैंने रिटर्न किया 1,20,000 रुपीज। तो ये 1,20,000 रुपीज फिगर क्योंकि 5 साल के बाद का है, इसीलिए 1,20,000 को अमाउंट कर दिया जाएगा। तो अमाउंट को कहा जाता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये कहें, या वैल्यू आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम।
एक एग्जांपल देखते हैं, उसमें क्या इन नोटेशंस को यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, देखते हैं। एक किसी पर्सन ने किसी एक बैंक से 1000 रुपीज का लोन ले लिया। एक किसी पर्सन ने किसी एक बैंक से 1000 रुपीज का लोन लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर चार्ज किया गया है 10% सिंपल इंटरेस्ट, एट द रेट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट। उससे यह कहा गया कि इस लोन को क्लियर करने के लिए उसे पे करना पड़ेगा 1020 रुपीज। ये पे करना पड़ेगा। उसे उस लोन को कितने दिनों बाद पे कर देना चाहिए, मीनिंग टाइम पीरियड पूछा गया, वह भी डेज में। ये हमसे पूछा गया। ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये पता नहीं है, लेकिन हम क्योंकि नोटेशंस जानते हैं वो यूज करते हैं, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। 1000 का लोन लिया गया, इसीलिए प्रिंसिपल हो गया 1000। रेट दिया गया है 10% का, तो हमने आर इक्वल टू लिख लिया 10%, और ये इंटरेस्ट है सिंपल का। 1020 ये पे करना पड़ा है इस लोन के अगेंस्ट, तो ये 1020 हो गया अमाउंट। और अगर अमाउंट यह है, प्रिंसिपल हमने ये लिया, तो इसकी मीनिंग इंटरेस्ट ये हो जाएगा 20 रुपीज का, जो इस ट्रांजैक्शन में यूज किया गया है। टाइम पीरियड हमसे पूछा गया, वह भी डेज में। अब अगर चेक करके देखें तो इसमें हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट रेट सिंपल है, अमाउंट गिवन है, इंटरेस्ट की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है, टाइम पीरियड पूछा गया। क्योंकि ये इंटरेस्ट सिंपल का है तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हम जानते हैं, और लेकिन हम तो 3 फार्मूले जानते हैं। अच्छी बात यह है क्योंकि इसमें टाइम पीरियड हमसे डेज में पूछा गया है, तो हमें ईयर्स का नहीं डेज का फार्मूला ही लगाना चाहिए। तो हमने यहां लगाया P इंटू आर इंटू डेज डिवाइडेड बाई 365 इंटू 100। ध्यान रहे, अगर किसी भी क्वेश्चन में ईयर मेंशन है और वह लीप ईयर है तो यहां डिवाइडेड बाय 365 की जगह पर 366 लिख दिया जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट की जगह पर हमें लिखना चाहिए 20, P के लिए 1000, R 10, डेज पूछा गया, डिवाइडेड बाय 365 इंटू 100। अगर इसे कैंसिल करें तो 10 से ये कैंसिल, 00 से ये कैंसिल, डेज इक्वल टू 365 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10। एक बार चेक करके देख लेते हैं। 365 इंटू 2 730 डिवाइडेड बाई 10, 73 डेज में यह लोन क्लियर कर देना चाहिए। अब जरा इस क्वेश्चन को देखें कि क्या यह क्वेश्चन मुश्किल था या इजी था। अगर इजी था तो यह क्वेश्चन केवल इसलिए इजी हो गया क्योंकि नोटेशंस हमने इसलिए डिफाइन कर लिया था। क्योंकि नोटेशंस के डिफाइन करते ही आपको तुरंत ये पता चल जाएगा कि हमें फार्मूला कौन सा लगाना चाहिए, और फार्मूला लगाते ही आंसर मिल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड एक तो क्वेश्चन का तरीका यह है, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका यह है कि अमाउंट, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन दी जाए। सिंपल इंटरेस्ट के 3 फार्मूलेज हैं, उसमें से आप कोई भी एक यूज करके आंसर फाइंड कर लें। सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जिसमें रेट दिया जाता है, इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, टाइम पीरियड पूछा जाता है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें टाइम पीरियड दिया जाता है और रेट पूछा जाता है। ये केवल सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अभी हम कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, सिंपल इंटरेस्ट। तो वो क्वेश्चंस कैसे होते हैं और हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे वो भी जरा देखते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस यहां लिख रहा हूं। इन हाउ मेनी इयर्स a sum will be double at the rate of 8% simple interest. Second question, in how many years
a sum will be triple at the rate of 9% simple interest. Third question, at what rate of simple interest a sum will be double in 7 years? Next question, at what rate of simple interest a sum will be triple in 12 years? ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन में डबल और ट्रिपल की इंफॉर्मेशन रेट दिया गया है और इसमें टाइम पीरियड पूछा गया है। थर्ड और फोर्थ में टाइम पीरियड दिया गया है, रेट पूछा गया है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें सिंपल इंटरेस्ट के बेस पर रेट के लिए टाइम पीरियड पूछा जाता है और टाइम पीरियड के बेस पर रेट पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को या तो आप सॉल्व करके देख लें आंसर क्या आ रहा है, दूसरा तरीका यह है इसका शॉर्टकट ट्रिक। शॉर्टकट ट्रिक में आपको किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और वह इसलिए भी है क्योंकि आप जिस एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं उसमें केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको एक ऑप्शन कोई भी सिलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। कोई एक्सप्लेनेशन देखने वाला नहीं है, चाहे बगल वाले से ही देखकर लिख लें। यह अलग बात है कि अगर बगल वाला भी यही सोच कर आया होगा तो क्या होगा, कहेंगे तुम बताओ, कहेंगे तुम बताओ, ठीक है। लेकिन अगर हमें शॉर्टकट ट्रिक पता चल जाए तो शायद हम उस लेंदी कैलकुलेशन से बच जाएंगे, हम बहुत जल्दी और इजली उस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको वह शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूं। ये देखें, दो मैं स्टार दे रहा हूं। स्टार की मीनिंग इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, स्टार की मीनिंग इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। जो अगर चाहे तो आप इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट करके ही लिखें या स्टार देकर लिखें, चॉइस आपकी है। इन केस ऑफ डबल, इन केस ऑफ डबल आंसर इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय गिवन वैल्यू। And in case of triple, in case of triple, answer equals to 200 by given value. ये ट्रिक केवल उस केस में ही काम करता है जब इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन सिंपल हो, फॉर सिंपल इंटरेस्ट ओनली। डबल या ट्रिपल की कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाए, रेट दिया जाए, टाइम पूछा जाए, टाइम दिया जाए, रेट पूछा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर हम इस फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें, आपको क्या देखना है, इन हाउ मेनी इयर्स असेंबली डबल का क्वेश्चन है और गिवन वैल्यू क्या है 8। क्या है आगे डजंट मैटर, डबल की इंफॉर्मेशन गिवन वैल्यू 8। डबल के केस में आंसर इक्वल्स टू क्या होगा 100 डिवाइडेड बाय गिवन वैल्यू क्या है 8, 100 बाय 8 आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, डबल है ट्रिपल है, ट्रिपल है, आंसर इक्वल्स टू 200 बाई गिवन वैल्यू कौन सी है 9 आंसर है। थर्ड, डबल है ट्रिपल है, डबल है, गिवन वैल्यू 7 आंसर इक्वल्स टू 100 बाई 7 हो गया। फोर्थ, डबल है ट्रिपल है, ट्रिपल है, गिवन वैल्यू 12 तो 200 बाई 12 हो गया। हमें यह देखना ही नहीं है कि इंफॉर्मेशन क्या है, हमें केवल यह देखना है डबल है ट्रिपल है और गिवन वैल्यू कौन सी है। आंसर कैसे लिखेंगे वो देख। अगर ये रेट है तो जो आंसर आएगा वो ईयर्स में आएगा। सेकेंड क्वेश्चन में भी आंसर ईयर्स में आएगा। थर्ड क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ईयर्स की गिवन है, मीनिंग टाइम पीरियड गिवन है, तो ये परसेंटेज पर आ जाएगा, मीनिंग रेट आएगा। फोर्थ में गिवन वैल्यू है टाइम पीरियड, तो जो आंसर आएगा वह परसेंटेज पर आएगा। अगर टाइम पीरियड है गिवन
तो आंसर रेट आएगा परसेंटेज पर, और अगर रेट परसेंटेज पर गिवन है तो आंसर टाइम पीरियड आएगा ईयर्स में। तो ये डबल और ट्रिपल के कुछ क्वेश्चंस हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इस तरह से हम ऐसे किसी क्वेश्चन को कैलकुलेट करके आंसर बता देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट पर बेस्ड जनरली ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, या तो ये बने या सिंपल इंटरेस्ट के जो 3 फार्मूलेज बताए गए हैं उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व कर लें। नेक्स्ट, एज्यूम करें कोई एक पर्सन 100 रुपीज किसी एक बैंक में डिपॉजिट करता है। अब हम चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ, और ये 100 रुपीज वह पर्सन डिपॉजिट करता है 3 इयर्स के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे दिया गया 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। वो पर्सन ये जानना चाहता है कि 3 साल बाद की वैल्यू क्या होगी। अब अगर 3 साल बाद की वैल्यू जानना चाहता है, मीनिंग 3 साल बाद का अमाउंट जानना चाहता है, और रेट है 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, तो ये आपको बताया जा चुका है कि अगर इंटरेस्ट कंपाउंडेड दिया गया हो तो हम डायरेक्ट अमाउंट ही फाइंड करते हैं, और उसे कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है A=P1 + R/100 रेज़्ड पावर। ये कब लगाते हैं? जब कंपाउंड इंटरेस्ट के बेस पर अमाउंट फाइंड करने के लिए हमसे कहा जाए, और क्योंकि ये क्वेश्चन भी इसी तरह से है। लेकिन जो हमें अभी इंफॉर्मेशन दी गई है वह दी गई है एनुअली की। एनुअली में यही हमें लगाना चाहिए। तो एनुअली के बेस पर अगर हम कैलकुलेशन करें, क्योंकि एनुअली की मीनिंग एक साल में एक बार, 100 1 + 10/100 रेज़्ड पावर 3, 100 10/100 आता है 0.1, 1.1 रेज़्ड पावर 3, 100 1.331, और ये हो जाएगा 133.1 ईयर को मिलेगा। इसकी मीनिंग यह है कि जिस 100 रुपीज को आपने डिपॉजिट किया था, एनुअली की मीनिंग क्या है वह मैं आपको बता दूं। 100 रुपीज को आपने 3 इयर्स के लिए डिपॉजिट किया, रेट 10% दिया गया। बैंक जो फाइनेंशियल ईयर मानती है वह 1 अप्रैल टू 31 मार्च, फर्स्ट ईयर के 1 अप्रैल टू 31 मार्च में एक बार इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हुई 10% के रेट से। जो इंटरेस्ट मिला प्रिंसिपल में ऐड हो गया, फिर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पर सेकेंड ईयर, फिर 1 अप्रैल टू 31 मार्च एक साल में एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ। फिर जो इंटरेस्ट मिला वह फिर आपके प्रिंसिपल में ऐड हो गया, फिर वह 3rd ईयर के स्टार्टिंग का फिगर माना गया, इस पर फिर 3rd ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ। एनुअली की मीनिंग यही होती है कि एक साल में एक बार इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, जिसका फाइनल आंसर 133.1 है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि 100 रुपीज आपने डिपॉजिट किया है 3 इयर्स के लिए, 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली के अकॉर्डिंगली, तो अब अमाउंट की कैलकुलेशन कैसे करें? क्योंकि सेमी एनुअली की मीनिंग क्या है जरा ये देखें। 100 रुपीज को आपने जो बैंक में डिपॉजिट किया है 3 इयर्स के लिए, रेट दिया गया 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, मीनिंग एवरी 6 मंथ्स में बैंक इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आपको दे रही है। 100 रुपीज तो आपने बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक ने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट 6 मंथ्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, वो इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल में ऐड हुआ। फिर उसी साल के नेक्स्ट 6 मंथ्स पर बैंक ने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। इसकी मीनिंग बैंक ने फर्स्ट ईयर में 2 टाइम्स इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, क्योंकि 2 6 मंथ्स होते हैं। फिर यही अप्रोच सेकेंड ईयर में भी 2 बार लगेगा, यही अप्रोच 3rd ईयर में भी 2 बार लगेगा। इसकी मीनिंग टोटल बैंक 6 टाइम्स कैलकुलेशन करेगी। अब या तो हम उस 6 टाइम्स के एक्सप्लेनेशन के बेस पर आंसर बताएं, या दूसरा तरीका यह है कि हम यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो दिया गया उसको 2 से डिवाइड कर लें और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर लें। उस लेंथी कैलकुलेशन से बच जाएंगे जिसमें 6 टाइम एक्सप्लेनेशन किया जाता है। डायरेक्ट जो आंसर आएगा वह वही आएगा जो 6 टाइम्स की कैलकुलेशन के बाद पाते। चलिए एक और देखते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं। मान ले यही इंफॉर्मेशन 100 रुपीज किसी बैंक में डिपॉजिट किया गया 3 इयर्स के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। आप क्या करें? क्वार्टरली के केस में क्या होगा?
जिस 100 रुपीज को आपने बैंक में डिपॉजिट किया है 3 इयर्स के लिए, बैंक ने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट 3 मंथ्स में इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। 3 मंथ्स में क्यों? क्योंकि 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं और 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है। जो इंटरेस्ट मिला आपके प्रिंसिपल में ऐड हुआ और फिर उस पर नेक्स्ट 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ। जो मिला इंटरेस्ट फिर ऐड हुआ, फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स का इंटरेस्ट। जो मिला इंटरेस्ट फिर ऐड हुआ, फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स का इंटरेस्ट। इसकी मीनिंग 1 साल में 4 टाइम्स इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अगर ये ट्रांजैक्शन 3 इयर्स के लिए है तो टोटल 12 टाइम्स इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। कौन कैलकुलेशन लेंदी करने जाए, मिलेगा तब भी 1 नंबर। उससे अच्छा यह है कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड कर लें और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर लें। जो वैल्यू पाएंगे वह एग्जैक्ट उसी आंसर को बताएगा जो 12 टाइम एक्सप्लेनेशन के बाद पाते। अगर ये इंफॉर्मेशन मंथली की हो जाए तो क्या करें? मंथली की कैलकुलेशन करने के लिए अब एवरी मंथ हमने ट्रिक यहां क्या देखा कि क्वार्टरली के केस में जितने क्वार्टर्स होते हैं रेट को उसी से डिवाइड करो और टाइम को उसी से मल्टीप्लाई करो। 2 6 मंथ्स, 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो। तो मंथली के केस में क्या होना चाहिए? 1 ईयर में होते हैं 12 मंथ्स, तो रेट को 12 से डिवाइड कर लो और टाइम पीरियड को 12 से, रेट को 12 से डिवाइड और टाइम पीरियड को 12 से मल्टीप्लाई कर लो। जो आंसर वह एग्जैक्ट वही होगा जो 3 साल बाद मंथली की कैलकुलेशन के बाद आना चाहिए। एज्यूम करें कि अगर यही इंफॉर्मेशन कॉन्टिन्यूअसली की होती तो क्या करते? ये कॉन्टिन्यूअसली की मीनिंग क्या है? कॉन्टिन्यूअसली की मीनिंग एवरी सेकेंड बैंक इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे रही है। आप इधर घूम कर बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया, एक कदम आगे बढ़ाया, बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया। ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, सारे बैंकर्स बैंक छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन सोचे जरा, अगर होता तो क्या होता? अब कॉन्टिन्यूअसली की मीनिंग एवरी सेकेंड, और मैंने अभी ये कहा कि 1 ईयर में, 1 साल में जो भी इंटरवल दिया गया है उससे हम रेट को डिवाइड करते हैं और टाइम को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। अब कौन ये कैलकुलेट करने जाए कि 1 ईयर में कितने सेकंड्स होते हैं? क्योंकि 1 ईयर में जितने सेकंड्स होंगे उसी से डिवाइड करेंगे और टाइम को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 ईयर में कितने सेकंड्स होते हैं इसे कैलकुलेट करने में सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना चाहिए 1 मंथ में कितने सेकंड्स होते हैं, उससे पहले 1 डे में कितने सेकंड्स, उससे पहले 1 आवर में कितने सेकंड्स, और जितने होंगे सेकंड्स उसको आप टाइम से मल्टीप्लाई भी करेंगे 3 से। ये इतनी ह्यूज वैल्यू होगी कि कैलकुलेटर तो फेल कर ही जाएगा, लैपटॉप भी फेल कर जाएगा बताने से। इतनी ह्यूज वैल्यू होगी कि नॉर्मल केस में कैलकुलेट करना पॉसिबल ही नहीं होता। इसीलिए कॉन्टिन्यूअसली के केस में फार्मूले को ही हम चेंज कर देते हैं। P(e)RT, ई दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बेस पर कैलकुलेशन होती है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाती है। लेकिन परेशान ना हो, आपके सिलेबस में ही नहीं है, आपको केवल मंथली तक की ही कैलकुलेशन करनी है। तो अब हम इनकी कैलकुलेशन कैसे करें, इसके लिए भी एक शॉर्टकट टिप देखें। 100 1 प्लस 2 से इस टर्म को कैंसिल करेंगे, आएगा 5 5 बाई 100 आता है 0.05 और रेस्ट पावर 6 100 1.05 रेस्ट पावर 6। अब 1.05 रेस्ट पावर 6 की कैलकुलेशन हमें कैलकुलेटर से करनी है। देखें कैलकुलेटर से कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखें कैलकुलेटर आपके एग्जाम में अलाउड है, यूज करना है आपको। घर पे प्रैक्टिस करते समय क्वेश्चंस की तब भी आपको यूज करना है, एग्जाम में भी यूज करना है। 1.05 रेस्ट पावर 6 1.05 इंटू 1.05 इक्वल्स टू 2 टाइम्स आप करने वाले। हमें कितने पावर में चाहिए? 6 टाइम्स चाहिए। 2 हो चुका है, 2 से आगे इक्वल्स टू का साइन प्रेस करें। 2 हो चुका है, 3 4 5 6। स्क्रीन पर जो फिगर है उसमें डेसिमल के 4 प्लेसेस तक का फिगर निकाल लें। 1.3400। एक बार और देखें, 1.05 रेस्ट पावर 6 हमें चाहिए। तो अब आप करेंगे क्या? 1.05 इंटू 1.05 इक्वल्स टू 2 टाइम्स कर लें। 2 हो चुका है, हमें इक्वल्स टू प्लस करना है 2 से आगे ही। 2 के आगे से
कब तक? जब तक पावर 6 नहीं आता। 2 हो चुका है, 3, 4, 5, 6। स्क्रीन पर जो फिगर आता है लर्न रहे, उसमें डेसिमल के 4 प्लेसेस तक का फिगर ही आपको यूज करना है। इसका बेनिफिट ये होगा कि एग्जाम में दिए गए एग्जैक्ट ऑप्शन आपसे मैच हो जाएंगे, आपके सोल्यूशन से मैच हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं करते तो एग्जाम में दिए गए ऑप्शंस हो सकता है मैच ना करें, कुछ डिफरेंसेस आ जाए। एक और एग्जांपल देखें और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। यहां हमने लिखा 100, 4 से 10 को कैंसिल करेंगे, आता है 2.5, 2.5 डिवाइडेड बाई 100 0.025 और 1 में ऐड कर देने के बाद 1.025 रेस्ट पावर 12 आ जाएगा। 100 1.025 रेस्ट पावर 12 चाहिए, 1.025 इंटू 1.025 इक्वल्स टू 2 हो चुका है। अब हमें 3 से कंटिन्यू करना है जब तक 12 नहीं आता। इक्वल्स टू साइन प्रेस करें, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1.3448 डेसिमल के 4 प्लेसेस तक का फिगर आप ले लेंगे तो 134.48। यहां आपने क्या देखा? एनुअली में 133.1 था, सेमी एनुअली में 134, कुछ बढ़ गया। क्वार्टरली में 134.48, कुछ और बढ़ा। मंथली ये आप कैलकुलेशन एक बार ट्राई कर लेंगे, जो भी वैल्यू वही आपका आंसर मान लिया जाएगा। तो इस तरह से हम एनुअली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली और मंथली पर बेस्ड क्वेश्चन की कैलकुलेशन कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड अमाउंट के लिए करते हैं।